वेलकम टू माय चैनल फार्मा टून्स। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर उमंग शाह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फार्मा टून्स। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। You know that I am the author of a complete companion for GPAT and other competitive examination in pharmacy book published by Pearson Publications, जिसका 8th एडिशन अभी मार्केट में लॉन्च हो गया है। और आज जीपैट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट हो गए और उसके साथ एक बुकलेट भी दिया गया है। तो बुकलेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जीपैट के फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस बार जीपैट की एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस है, एलिजिबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपको डिजिटल फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, आपको लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आया है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, हु इज़ कंडक्टिंग द जीपैट 2024 एग्जामिनेशन। सो इट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, जो जनरली नीट पीजी का एग्ज़ाम और अदर मेडिकल साइंस के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट से आप जीपैट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन सबके मन में आता होगा कि जीपैट का स्कॉलरशिप कौन देने वाला है। तो जीपैट का स्कॉलरशिप देने वाला है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। नाउ मैंने पूरा बुक पढ़ा 95 पेज का, तो उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट लगा कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ एसेसिंग द एप्लीकेशन फॉर्म टू मेक एनी चेंजेस इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द क्लोजर ऑफ एडिट विंडो। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो एडिट विंडो है वो बंद हो जाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर सकोगे। तो एडिट विंडो क्या है? तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर पेमेंट for the application during application submission, window shall only be allowed to edit the application during 11th May to 14th May. That means आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, पेमेंट कर दिया और उसके बाद सपोज आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप 11th मई से लेके 14th मई तक कर सकोगे। उसके बाद any information and document can be changed and corrected during एडिट विंडो एक्सेप्ट, मतलब आप अपना नेम चेंज नहीं कर पाओगे, आपका टेस्ट सिटी जो आपने सिलेक्ट किया है वो नहीं चेंज कर पाओगे, आपका नेशनलिटी चेंज नहीं होगा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करें तो ये सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनल एडिट विंडो। ओके, तो फाइनल एडिट विंडो में आप क्या चेंज कर पाओगे? तो फाइनल एडिट विंडो में अगर आपने फोटोग्राफ ढंग से अपलोड नहीं किया है, अपनी सिग्नेचर ढंग से अपलोड नहीं किए, इस बार जीपैट में ये भी है कि अपने लेफ्ट हैंड का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है उसका फोटोकॉपी लेके। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने सही तरीके से अपलोड नहीं की तो आप प्री फाइनल एडिट विंडो जो 21 मई से लेके 23 मई 3 दिन ओपन होगा तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फेलर टू सबमिट इमेजेस एज पर द गाइडलाइन और फेलर टू रेक्टिफाई द इमेजेस शैल इनवाइट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशंस। तो आपको अपना फोटो कैसे अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें ये बुकलेट में दी गई है और लेटर ऑन स्लाइड में मैं भी डिस्कस करूँगा। अगर उसमें आप कोई गलती करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्वेस्ट शेल नॉट बी एंटरटेन फॉर चेंज इन द डेट सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब आपने एक बार डेट और सेंटर आपने जो चेंज फाइनलाइज किया है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि आपके जो जीपैट के एडमिट कार्ड है तो वो सेम वेबसाइट पे 3 जून 2024 के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। उसके बाद आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट जो डेट बोली है तो वही डेट पे उसकी वही वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा।
उसके बाद जैसे पास्ट जीपैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लिया था, तो इस बार भी एक नया प्लेटफॉर्म है, तो ये लोग डेमो टेस्ट भी देने वाले हैं। तो डेमो टेस्ट के लिए भी आपको सेम वेबसाइट रिफर करना है और डेमो टेस्ट आपका अवेलेबल होगा 27 मई 2024 ऑनवर्ड्स। नाउ एग्जामिनेशन फीस आपको कैसे पे करना है, उससे पहले देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस कितना पे करना है। तो इस बार एग्जामिनेशन फी थोड़ा बहुत बड़ा है। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फी पे करना है 3500 एंड SC ST एंड फिजिकली वीकर उसको पे करना है 2500। सो दिस इज द एग्जामिनेशन फी। जब आप एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन पे करने जाओगे तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑप्शंस जो वेबसाइट में दिए गए हैं उससे आप अपना एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हो। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जीपैट 2024 एग्जामिनेशन। सबसे पहले है कि जो भी बंदा जीपैट 2024 में अपीयर हो रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है जिसने बी फार्म की डिग्री अप्रूव PCI अप्रूव कॉलेज में से कंप्लीट की है वो बंदा जीपैट 2024 की एग्जाम में अपीयर हो सकेगा। उसके बाद आता है जो भी स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और 2024-25 में एमफार्म एडमिशन के लिए एलिजिबल है, तो वो सारे स्टूडेंट इसमें एनरोल हो सकते हैं। मतलब फाइनल ईयर बी फार्म परसुइंग स्टूडेंट इसमें एनरोल हो सकते हैं। एक और चेंजेस इस बार आया है कि प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट मतलब थर्ड ईयर बी फार्म के स्टूडेंट भी इस बार अपीयर हो सकते हैं जो एम फार्म में एडमिशन लेंगे 2025-2026 की बैच में। उसके अलावा जो स्टूडेंट BE-BTech फार्मास्यूटिकल फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जीपैट 2024। तो इस बार जो चेंजेस आया है कि थर्ड ईयर बी फार्म के स्टूडेंट भी जीपैट 2024 में अपीयर हो सकते हैं और अगर वो यही साल में क्वालिफाई कर देते हैं तो उसका स्कोर भी वैलिड होगा। नाउ जीपैट एग्जाम कैसे कंडक्ट की जाएगी और इसका सिलेबस क्या है, तो इस बार इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि जीपैट एग्जाम कंडक्टेड ऑन सिंगल डे एंड सिंगल सेशन। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 2 सेशन में हुआ था, इस बार सिंगल डे सिंगल सेशन और वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 8 जून 2024 को होने वाला है। और सिलेबस जो जीपैट का होगा which comprise the subject and knowledge area as per the BPharm course regulation 2024। मतलब PCI का जो BPharm का सिलेबस है होल सिलेबस इज ए जीपैट सिलेबस। नाउ इन लोगों ने अभी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट मतलब 6 डिफरेंट केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्रीज। So these all chemistry subject approximately 38 questions should be there in GPAT examination. Pharmaceutics and allied subjects 38 questions. Pharmacognosy and allied subjects 10 questions. Pharmacology and allied subject 28 questions and other BPharm courses 11 questions। तो ऐसे टोटल 125 questions आने वाले हैं। नाउ पैटर्न ऑफ जीपैट सेम लाइक जैसा एनटीए का था, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइमिंग भी आपको 3 घंटा मिलने वाला है। नंबर ऑफ एमसीक्यू भी 125 होने वाला है। ईच करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ईच अनकरेक्ट रिस्पॉन्स आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा आपके टोटल में से। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मतलब आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले हैं। नाउ ये चीज इस बार नई एनरोल की है, दैट इज कॉल्ड जीपैट 2024 बाउंड सेक्शंस। तो जीपैट एग्जाम विल बी डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन। दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल इस बार 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखे। तो इस बार ये लोग क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो सेक्शन ए, फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट सेक्शन बी,
then pharmacognosy section C, pharmacology section D and other subject section E. तो ऐसे पूरा पेपर 5 डिफरेंट बाउंड सेक्शन में डिवाइड होगा. ईच सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस होंगे और ईच सेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए 36 मिनट दिया जाएगा. यानी कि आपको एक आंसर देना है कोई भी क्वेश्चन का तो आपको 1.44 मिनट और अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट में आपको वन क्वेश्चन के आंसर देना है. उसके बाद candidate would be restricted to proceed to the next section only after the completion of the allotted time for previous section. मतलब अभी सपोज आपने ए सेक्शन स्टार्ट किया तो वो कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट सबमिशन करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर पाओगे. पहले क्या था कि अपन रिव्यू के लिए क्वेश्चन रखते हैं और एंड में हम उसको रीचेक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं. ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं है. Candidate would not be allowed to review the questions, modify the response of the section after completion of the allotted time of the sections. मतलब आपके 36 मिनट एक सेक्शन का खत्म हो गया, फिर उसके जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए वो आपको कुछ भी क्वेश्चंस के कोई भी आंसर आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे. तो ये स्पेसिफिक मॉड्यूल इस बार की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है तो 19 अप्रैल यानी कि आज से ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया, जो कंटिन्यू रहेगा 8 मई. सो आपको 8 मई तक वेट नहीं करना है, उससे पहले आपको सबमिट कर देना है. आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब 8 मई के ठीक एक महीने के बाद 8 जून को है और रिजल्ट आपके एग्जामिनेशन के ठीक एक महीने के बाद 8 जुलाई को डिक्लेयर होगा. उसके बाद एग्जाम डे मतलब जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपका स्केड्यूल कैसे रहेगा. तो आप जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो 1-2 दिन पहले आप एक बार उसको देख लीजिए. उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है तो 12 बजे के बाद, 12 बजे नून 12 o'clock के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर एंट्री मिलेंगी. आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. एंट्री गेट आपका 1:30 बजे टोटली क्लोज हो जाएगा. आपको कैंडिडेट लॉगिन मिलेगा 1:45 को. कैंडिडेट लॉगिन इनटू द रीड इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी पेपर की इंस्ट्रक्शन है वो 150 के बाद पढ़ पाओगे. और एग्जाम आपका स्टार्ट होगा 2 बजे और खत्म होगा 5 बजे. तो ये पूरा एग्जाम डे स्केड्यूल जीपेट 2024 की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट में दिया गया है. उसके बाद काउंसलिंग एंड रिजर्वेशंस कोटा कैसे है. 15% सीट्स आर फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट, 7.5% फॉर ST कैटेगरी, 27% सीट फॉर OBC एज वेल एज द NCL कैंडिडेट, 10% सीट फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी एंड इन सभी कैटेगरी में 5% रिजर्वेशंस फॉर दोज कैंडिडेट हु इज 40% और मोर फिजिकली डिसेबिलिटी एंड रेस्ट ऑल आर फॉर ओपन कैटेगरीज. तो मतलब जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उसमें 15% SC कैटेगरी के होने वाले हैं, 7.5% ST, 27% OBC, 10% जनरल EWS and 5% reservation of each candidate in each category which having a 40% or more disability. ऐसा मेरा मानना है. उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ आंसर की, जैसे NTA आंसर की डिक्लेयर करता था ऐसे National Board of Examination in Medical Science will also display the recorded response and question paper attempted by the candidate on the websites prior to declaration of result. मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपके लॉगिन आईडी पे आपने जो जो आंसर ठीक मतलब टिक किए हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा और वो 3 दिन तक आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे. उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चंस का आंसर सही था लेकिन आंसर की में गलत है तो वो आंसर प्रोविजनल आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हो. तो वो चैलेंज करने के लिए आपको नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा जो जिसका कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन. यानी आप 5 क्वेश्चंस को चैलेंज कर रहे हो तो आपको पूरा 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और वो मैं बता देता हूँ वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगा. नाउ टाई ब्रेकर क्राइटेरिया, तो ये भी इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि सपोज पहले सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो ऐसे 4 या 5 स्टूडेंट है तो फर्स्ट रैंक किसको देना है. तो
इन दिस इवेंट टू और मोर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग द सेम स्कोर, तो दो क्राइटेरिया दिए गए हैं। सपोज टाई होता है तो कैंडिडेट हैविंग ए लेसर नंबर ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन पेपर विल प्लेस एट बेटर मेरिट पोजीशंस। मतलब जो स्टूडेंट ने नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव मार्किंग जिसका कम है क्वेश्चंस पेपर में, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और दूसरा क्राइटेरिया है ओल्डर कैंडिडेट विल प्लेस एट बेटर मेरिट पोजीशंस। ओल्डर कैंडिडेट मीन्स जिसकी एज ज़्यादा है, वो उसको भी प्रायोरिटी मिलने वाली है इन केस ऑफ ट्राई ब्रेकिंग क्राइटेरिया। नाउ वैलिडिटी ऑफ जीपैट 2024 स्कोर। तो जीपैट स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अप्रूव एंड एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, कंस्टिट्यूट, एफिलिएटेड कॉलेज, institutions for admission to MPharm and PhD courses. So सेम अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो आप पीएचडी में भी एनरोल होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीपैट का स्कोर वैलिडिटी है जो है 3 years, मतलब आप 2024 में क्लियर करते हो तो 2024, 5, 6 और 7, 27 तक वो वैलिड रहेगा। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोटोग्राफ, रियल टाइम फोटोग्राफ मीन्स आप जीपेट का फॉर्म भर रहे हो तो नॉर्मल कंप्यूटर से मत भरना। आप लैपटॉप ले सकते हो जिसमें इनबिल्ट वेबकैम एज वेल एज इनबिल्ट कैमरा हो। तो रियल टाइम फोटोग्राफ टेकन बाय द वेबकैम और इनबिल्ट कैमरा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वाइल फाइलिंग ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि उस पर वेबकैम लगा हो, और कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हो तो लैपटॉप कर रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि आपका कैमरा ऑन कंडीशन में हो। So you have to confirm that system used to fill the form has inbuilt camera और webcam। आपको जो रियल टाइम फोटोग्राफ क्लिक करना है तो आपका जो ड्रेसिंग है वो फॉर्मल अटायर होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड है वो एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। दैट शुड बी ए ब्राइट लाइट फॉलिंग ऑन फेस बट नॉट ऑन वेबकैम। आपके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे और जो आपके फोटो में आ जाए। अगर ऐसा फोटो आपका अपलोड होता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। द whatever the image you have uploaded, लाइव इमेज यू हैव अपलोडेड, तो आपका फुल फेस होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, नेक, शोल्डर ऑफ द एंट्रेंट इन फ्रंटल व्यू वो होना चाहिए। देन नॉन स्माइलिंग एक्सप्रेशन विथ आईज ओपन एंड डायरेक्टेड एट द कैमरास। आपके एक्सप्रेशन है वो स्माइलिंग, उतने स्माइलिंग नहीं होने चाहिए कि आपकी आईज क्लोज नहीं होनी चाहिए जब आप रियल टाइम फोटोग्राफ्स लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपका लाइव फोटो हो गया तो योर इमेज मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द एंट्रेंस शोल्डर्स। ओके, मतलब अपने शोल्डर के नीचे का पार्ट ज़्यादा आपको इमेज में नहीं लेना है। अपना फेस 70 to 80% इमेज में दिखना चाहिए। वो हो जाता है। उसके बाद क्लिक ऑन कैप्चर फोटो बटन इन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें कैप्चर फोटो करके एक बटन आएगा, वो क्लिक करना है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, तो ऐसा भी इन लोगों ने दिया गया है। तो ये एक जो फोटो अपलोड हुआ है तो टोटली ब्लर दिखता है, तो दैट इज कंसिडर एज ए नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपका फॉर्म, अगर आपने ऐसा फोटो अपलोड किया है तो आपका फॉर्म टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। ये फोटो है वो एकदम सही फोटो है। इसका बैकग्राउंड आप देखोगे टोटली वाइट बैकग्राउंड है और एकदम क्लैरिटी के साथ फोटो आया है। आपका साइड फेस में फोटो भी नहीं चलेगा, सेल्फी भी नहीं चलने वाला। उसके बाद ये आपका लाइव फोटो हो गया। उसके बाद आपका डिजिटल फोटो भी, डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना है। जो भी फोटो आप डिजिटल पासपोर्ट साइज अपलोड कर रहे हो वो आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइव फोटो और डिजिटल फोटो दोनों मैच होने वाले हैं और उसमें कोई डिफरेंस आया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। So uploading a photograph which is not a recent one shall invite a rejection of application। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी फोटो आप डिजिटल फोटो अपलोड कर रहे हो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगेन
डिजिटल फ़ोटो भी आपका प्रॉपरली ड्रेसिंग के साथ होना चाहिए, प्रॉपरली लाइट्स के साथ आपको फ़ोटो क्लिक करवाना है। यू शुड अवॉइड सेल्फ़ी। अगर आपने सेल्फ़ी अपलोड कर दी और सेल्फ़ी वाला फ़ोटो कोई अपलोड कर दिया, यू अगेन योर application is automatically rejected. During clicking the photo, do not wear spectacles because कई बार क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शंस आ जाता है और आईज अपनी सही तरीके से नहीं दिखती फोटो में। दूसरा कैप, गोगल्स, स्टेथोस्कोप अराउंड द नेक, मेकअप, ऑर्नामेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जब आप फोटो खिंचवाते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आपका बैकग्राउंड इट मस्ट बी ए वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। ये चीज़ इन लोगों ने बुकलेट में लिखी है कि आपका फोटो है वो वाइट बैकग्राउंड में ही चाहिए। दूसरा, आपको वो भी इंश्योर करना है कि जब भी आप डिजिटल फोटो अपलोड करते हो तो आपके आगे पीछे कोई ना हो। अगर कोई बंदा है तो वो फोटो आपका नहीं चलेगा। सो जैसा कि आपने लाइव फोटो देखा, सेम फीचर्स इसमें भी है। आपका फुल फेस दिखना चाहिए, ईयर्स, नेक एंड शोल्डर ऑफ द एंट्रेंट इन फ्रंटल व्यू विथ ए न्यूरल। सो ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और बिलो द एंट्रेंट शोल्डर्स उसके फोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फेस एज आई सेड 70 to 80% दिखना चाहिए। नाउ चेकलिस्ट फॉर एडिटिंग और अपलोडिंग ए डिजिटल फोटोग्राफ। आपने स्टूडियो में से फोटो निकाला और उसकी सॉफ्ट कॉपी जब आप अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में फ़ोटो है तो उसको स्कैन करके कंप्यूटर और लैपटॉप में लेना पड़ेगा। उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा वेदर वाइट है कि नहीं है। आपका फेस चेक करना पड़ेगा वो क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। आपने जो फ़ोटो को स्कैन किया तो उसका साइज़ भी आपको सपोज़ एमबी में है तो आपको 80 केबी तक इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपका फ़ोटो का जो फॉर्मेट है डॉट जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आपकी इमेजेस ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि आपका फेस, मेक श्योर दैट योर फेस टेक अप 70 to 80% ऑफ द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप अपना डिजिटल फोटोग्राफ अपलोड करते हो। उसके बाद आपको अपनी साइन लेके भी अपलोड करना है। तो सबसे पहले कैसे अपलोड करना है, तो ये इमेज इन लोगों ने बुकलेट में दी गई है। तो 1.5 सेंटीमीटर हाइट एंड 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, तो ऐसा एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको ब्लैक और ब्लू पेन से ही वो बॉक्स में साइन करना है। और आपको मेक श्योर करना है कि बॉक्स के जो बॉर्डर है वहाँ पे अपना साइन टच ना हो। उसके बाद आपको, अगर आप ये इसको कन्वर्ट करना है तो आप उसको स्कैन करके उसका जेपीजी कन्वर्ट करके उसकी साइज रिड्यूस कर सकते हो। और दूसरा, आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी उसका फोटो लेके उसको क्रॉप करके आप यूज कर सकते हो। तो जो भी साइज है उसको आपको रीसाइज करना है 20 to 100 KB। तो अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है वो 20 to 100 KB में ही वो एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, जो आप पेपर पे साइन कर रहे हो पेपर में कहीं पे भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम ब्लैंक पेपर लेना है। अगर आपने ऐसा साइन किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपके साइन के नीचे कोई दाग धब्बा है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो साइन आप दिख रहे हो वो परफेक्ट साइन है। और भी साइन है, लाइक आपका नाम रजत है और आपने सिर्फ रजत लेके साइन किया तो वो भी गलत है, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको ऐसी साइन करनी पड़ेगी। आपके इनिशियल भी साइन में नहीं चलने वाले। लाइक आपका नाम है गगनदीप सिंह तो आप सिंपल जीडीएस लिखोगे वो नहीं चलेगा। अगेन आपका नाम एम से स्टार्ट होता है और एम करके आपने कुछ छोड़ दिया तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला। आपने साइन बहुत छोटी अपलोड की है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने साइन ऐसे किया है कि जो 1.5 और 3.5 सेंटीमीटर का बॉक्स है उससे बाहर आ रहा है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपने साइन सपोज रेड पेन से की है तो वो भी रिजेक्ट होने वाला है। तो जब भी आप डिजिटल साइन अपलोड करो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है थंब इम्प्रेशंस। तो थंब इम्प्रेशन के लिए भी आपको 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1.5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट का एक बॉक्स बना देना है। आपको जो इंक पैड आता है वो ब्लू और ब्लैक ही यूज़ करना है।
अपना लेफ्ट थंब लेके एकदम हल्के से उसमें थंब इम्प्रेशन लगाना है। उसके बाद उसका फ़ोटोज़ लेना है और फ़ोटोज़ अपलोड करना है। आप एकदम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, और अगर आपके हाथ गंदे हैं, कोई ऑयल चिपका हुआ है, तो उसको पहले प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उसके बाद ही थंब इम्प्रेशंस करेंगे। तो ये भी बहुत ध्यान से आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो एक हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दिया गया है। दूसरा, आपका क्वेरी है इन केस ऑफ रिफंड ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शंस और पेमेंट गेटवे रिलेटेड और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन क्वेरीज, तो एक पोर्टल इन लोगों ने बनाया है दैट यू कैन एक्सेस थ्रू योर एप्लीकेशन लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इनटू द जीपेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज है लाइक अदर क्वेरी लाइक अदर देन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन और रिफंड रिलेटेड इशू, उसके अलावा कोई क्वेरी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस कम्युनिकेशन वेब पोर्टल यू कैन एक्सेस थ्रू इट्स वेबसाइट। और अगर आप कोई चिट्ठी लिखना चाहते हो तो आप ये एड्रेस दिया गया है बुकलेट में, उस पे आप लिख सकते हो। दूसरा, इन लोगों ने जो SC ST स्टूडेंट है तो उसको ये सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट का ड्राफ्ट भी दिया गया है, तो सेम ड्राफ्ट आपको यूज़ करना है और वो सबमिट करना पड़ेगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म SC ST कैटेगरी में फिलअप कर रहे हो। सेम वे OBC कैटेगरी में अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसका भी एनेक्सर 2 में इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट और फॉर्म सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए वो पूरा फॉर्म दिया गया है, तो वो सेम फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट लाना है और उसको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके लिए भी इन लोगों ने फॉर्मेट दिया गया है, तो वही फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। EWS में कौन कौन एलिजिबल हो गए, तो जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, दूसरा 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबाउट, देन रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फुट एंड अबाउ, or residential plot of 100 square yards and above in notified municipality, residential plot of 200 square yard और above in area other than notified municipality। तो ये सारी चीज़ें ये फॉर्म में दे रखी है। अगर आप EWS में फॉल करते हो तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जीपैट का फॉर्म फिलअप करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने क्लासमेट्स और आपके सोशल मीडिया में इसको अपलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।